गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अब तक हमने किया है रिलेटिव प्रोनाउन हम कर रहे हैं, उसके हम 4 रूल्स रीड कर चुके हैं। अब हम करेंगे, नोट करते हैं हम इसके बारे में। नोट में क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह विच का प्रयोग करते समय प्रेपोजिशन हमेशा उससे पहले लगाई जाती है। विच हमने पढ़ा है रिलेटिव प्रोनाउन में, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं हु, हुज, हूम, विच, व्हाट, उन्हें को हम यूज़ करते हैं। तो इंटेरोगेटिव में तो ये स्टार्टिंग में आ जाते हैं, इनका मतलब चेंज हो जाता है। जैसे हु मतलब कौन बन जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में, अगर हम एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं तो, ठीक है। विच का मतलब कौन सा होता है, लेकिन अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ करते हैं तो हु का मतलब जो हो जाता है, विच का मतलब भी जो होता है। हु लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है और विच नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो वही हम पढ़ रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की तरह विच का प्रयोग करते समय प्रेपोजिशन हमेशा उससे पहले लगाई जाती है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, दिस इज़ द मैगजीन अबाउट विच रमेश टोल्ड यू, यानी ये मैगजीन है जिसके बारे में रमेश ने तुम्हें बताया। तो विच यानी विच से पहले अबाउट आ गया, अगर हमें प्रेपोजिशन लगानी है तो सेंटेंस में। नेक्स्ट है, आई डोंट रिमेंबर द डेट ऑन विच यू वर मैरिड, मुझे वो डेट याद नहीं है जिस तारीख को, यानी जिस डेट को तुम्हारी शादी हुई थी, ऑन विच डेट। द पोस्ट फॉर विच यू वांट टू अप्लाई इज ऑन एडॉक बेसिस, ठीक है। द ब्रीफ केस ऑफ विच क्लॉक वॉज डैमेज्ड हैज़ बीन स्टोलन। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखिए, कई वाक्यों में विच पूरे क्लॉज के लिए ही प्रयुक्त होता है, इस तरह दैट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही किल्ड ऑल द एनिमल्स विच वॉज अ क्रूल एक्ट, यानी उसने सारे एनिमल्स को मार दिया जो कि एक निर्दयी काम था, ठीक है, यानी जो इसके लिए काम के लिए आया है हमारा। शी सेज दैट शी इज़ ऑनेस्ट विच इज़ नॉट ट्रू, वो कहती है कि वह ईमानदार है जो कि सच नहीं है। रूल नंबर 5, वट का प्रयोग वस्तुओं के लिए किया जाता है, इससे पूरा कोई एंटीसीडेंट नहीं आता। एंटीसीडेंट जैसे बहुत बार बता चुकी हूँ, एंटीसीडेंट नाउन होता है, जिस नाउन के लिए कोई प्रोनाउन यूज होता है तो उस नाउन को एंटीसीडेंट बोलते हैं, उस प्रोनाउन का। जैसे देयर इज नन बट अब्यूजेज हिम, बट मीन्स हु डज नॉट अब्यूज हिम, ठीक है, कोई नहीं है जो उसे अब्यूज करता है, गाली देता है। देयर इज नो प्रॉब्लम बट हैज़ अ सॉल्यूशन, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हैज़ का मतलब होता है विच डोंट हैव, जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। तो विच के लिए यूज हुआ है विच, बट हैज़ का मतलब विच डजंट हैव सॉल्यूशन। रूल नंबर 7, दैट का प्रयोग लिविंग एवं नॉन लिविंग नाउन्स के लिए सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों नाउन्स के साथ होता है। जैसे आई हैव लॉस्ट द बुक दैट यू गेव मी, मैंने वो बुक खो दी जो तुमने मुझे दी थी। आई हैवेंट रेड द मैगजीन दैट द टीचर सजेस्टेड टू मी, मैंने वो मैगजीन नहीं पढ़ी है जो टीचर ने मुझे सजेस्ट की थी। यहाँ जो मैगजीन के लिए आया है, ही दैट इज कंटेंट इज हैप्पी, वह जो संतुष्ट है वही खुश है। तो यहाँ दैट किसके लिए है, उसके लिए, ही के लिए यूज हुआ है, लिविंग के लिए। अनईजी लाइज द हेड दैट वेयर्स अ क्राउन, यानी जो ताज पहनता है उसका सिर अनईजी रहता है, दिमाग मतलब कहने का मतलब उसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। दैट से पूरा कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाया जाता, यदि प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत हो तो वह वाक्य के अंत में लगता है। उसमें क्या था, विच वाले में प्रेपोजिशन विच से पहले लगता है, और अगर दैट वाले सेंटेंसेस में प्रेपोजिशन वैसे तो लगता नहीं है, अगर लगता है तो लास्ट में। जैसे वी नो द होटल शी लिव्स इन, हम होटल को जानते हैं जहाँ वह रहती है। दिस इज द लेडी दैट आई टोल्ड यू अबाउट, ये वो लेडी है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया। अगर विच होता तो अबाउट यहाँ आता। आई अंडरस्टैंड द पॉइंट दैट यू आर हिंटिंग एट, मैं उस पॉइंट को समझता हूँ जिसके बारे में तुम हिंट कर रहे हो। दिस इज द हाउस दैट आई टोल्ड यू अबाउट, ये घर है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया। सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का प्रयोग हु या विच की अपेक्षा अधिक उचित माना जाता है। यानी सुपरलेटिव डिग्री जहाँ आती है स्टूडेंट, सुपरलेटिव डिग्री मतलब जो एडजेक्टिव होता है हमारा, जैसे यंग, यंग हमारा एडजेक्टिव है क्योंकि यंग कभी अकेला नहीं आता सॉरी, यंग के बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आती है, यंग पीपल, यंग मैन, यंग गर्ल, यंग बॉय, इस तरह के होते हैं, नाउन आता है। तो यंग को हम बनाएंगे, इसकी 3 डिग्रीज होती हैं। पॉजिटिव डिग्री होती है यंग, अपना पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री होती है जब दो के बीच में कंपेयर की जाती है, यंगर बन गया, और सुपरलेटिव डिग्री होती है यंगेस्ट। ओके, तो उसी तरीके से अगर सुपरलेटिव डिग्री आ जाती तो हो या विच की बजाय दैट ज़्यादा
इम्पोर्टेंट होता है। ही इज़ द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीकर दैट आई हैव हर्ड, यानी वो सबसे अच्छा स्पीकर है जिसे मैंने अब तक सुना है, तो दैट स्पीकर के लिए यूज है और मोस्ट आ गया। पटेल वॉज द ग्रेटेस्ट मैन दैट इंडिया प्रोड्यूस्ड, पटेल सबसे ग्रेट आदमी थे जिसे इंडिया ने प्रोड्यूस किया था, जो इंडिया में हुए थे। निम्न शब्दों के साथ दैट का प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड हो गया, ये फॉर्मूला होता है। देयर वॉज नन, नन के साथ हो गया देयर वॉज नन दैट डिडंट स्पॉट द कोज। इट इज फॉर नथिंग दैट आई हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड, देयर इज मच दैट ही नीड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देर वॉज नॉट एनी दैट कुड बी फॉलोड, कोई नहीं है जिसको फॉलो किया जा सके। ठीक है, दैट यहाँ लिविंग के लिए लगा है, कोई नहीं है। देर वॉज समबडी दैट रेज्ड द मैटर, वहाँ कोई था जिसने मैटर को उठाया। दिस इज द सेम गर्ल दैट वी मेट यस्टरडे, ये वही लड़की है जिसे हम कल मिले थे। दिस इज द ओनली गर्ल दैट सिक्योर्ड मोर देन 90% मार्क्स, ये एकमात्र लड़की है जिसने कि 90% मार्क्स सिक्योर किए। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हु एम व्हाट के बाद दैट का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे व्हाट इज इट दैट यू कांट सॉल्व, क्या है, यहाँ पर व्हाट का मतलब लगेगा क्या है जिसे तुम सॉल्व नहीं कर सकते। व्हाट इज देयर दैट आई कांट सी, क्या है जो मैं देख नहीं सकता। हु एम आई दैट यू शुड केयर फॉर, मैं क्या हूँ या कौन हूँ इसके बारे में तुम्हें जानना चाहिए, केयर करनी चाहिए। हु वॉज देयर दैट यू वर टॉकिंग विद, कौन था वहाँ जिसे तुम बातें कर रहे थे। जब दो एंटीसीडेंट्स जिनमें एक व्यक्ति को एवं दूसरा जानवर या वस्तु को व्यक्त करता हो तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया जाता है। द बॉय एंड हिज डॉग दैट एंटर्ड द टेम्पल वॉज कॉट बाय द पीपल, ठीक है ना, बॉय एंड हिज डॉग दो हो गए, तो दैट जो के लिए हम दैट यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, दो के सेंस में। द लेडी एंड हर कैट दैट यूज करेंगे, ना कि व्हाट या हु यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम एम सच के बाद एज या दैट का ही प्रयोग होता है, हु या विच का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दिस इज द सेम फेलो दैट केम यस्टरडे ऑल्सो, ये वही आदमी है जो कल भी आया था, तो सेम फेलो के लिए दैट यूज कर दिया। माई बुक्स आर सेम एज योर्स, मेरी बुक्स वैसी हैं जैसी तुम्हारी हैं, या फिर एज का यूज होगा या दैट का। हिज रिप्लाई वॉज सच एज वी नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, उसका रिप्लाई ऐसा था जो हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। ओके स्टूडेंट्स, रूल नंबर 8, रिलेटिव प्रोनाउन इंपॉर्टेंस ऑफ कोमा। जब वाक्य में हु विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है तो उससे पहले कोमा लगाया होता है, तो ऐसे क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है। ठीक है, ये जब क्लॉज का हमारा टॉपिक आएगा तो ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी माई फ्रेंड, इसके बाद कोमा लगाएंगे, हु लिव्स इन अमेरिका हैज सेंट मी अ कैमरा, यानी यहाँ माई फ्रेंड के बारे में ही बताया गया है, इसको हम एपोजिशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। मेरा दोस्त के बारे में ही बताएगा जो अमेरिका में रहता है, उसने मुझे कैमरा भेजा, तो माई फ्रेंड के बाद हम कोमा लगा देते हैं। द बुक विच आई परचेज्ड यस्टरडे, बुक जो मैंने कल खरीदी थी यूजलेस है, बेकार है। ठीक है, तो बुक के बाद बुक को ही एक्सप्लेन किया गया, विच आई परचेज्ड यस्टरडे, तो इसलिए बुक के बाद हम कोमा लगा देते हैं। लेकिन यदि हु विच के पहले कोमा नहीं लगाया गया हो तो वह एडजेक्टिव क्लोज होता है। जैसे माई फ्रेंड हु लिव्स इन अमेरिका हैज सेंट मी, यानी यहाँ पर माई फ्रेंड के बाद कोमा लग गया, द बुक के बाद कोमा लग गया, इसी के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो ये हमारा हु लिव्स इन अमेरिका प्रिंसिपल क्लोज है। ठीक है, कोमा लगने के बाद अगर कोमा नहीं लगा है बीच में, जैसे माई फ्रेंड के बाद कोमा नहीं लगा, सीधा है ये, तो ये हमारा हु लिव्स इन अमेरिका हमारा क्या है, एडजेक्टिव क्लोज है। ये हम आगे डिफाइन करेंगे अच्छे से, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लोज प्रिंसिपल क्लोज और वाक्य सी डी में अंडरलाइंड क्लोज एडजेक्टिव क्लोज है। वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट पॉजेसिव केस में नहीं होना चाहिए, यह एक गलत स्ट्रक्चर होता है। जैसे दीज आर चेयरमैन्स इंस्ट्रक्शंस दैट मस्ट बी फॉलोड, ये गलत है। चेयरमैन्स इंस्ट्रक्शंस यानी पॉजेसिव केस हो गया ना, अपोस्ट्रोफी एस हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए। आई वेंट टू सरलाज हाउस हु इज माई क्लास फेलो, तो इन दोनों वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन दैट और हु के एंटीसीडेंट चेयरमैन और सरला हैं, जो पॉजेसिव केस में एक गलत स्ट्रक्चर, इसको ऐसे बनाना चाहिए, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द चेयरमैन,
चेयरमैन्स इंस्ट्रक्शन नहीं बनेगा, इंस्ट्रक्शंस ऑफ द चेयरमैन दैट मस्ट बी फॉलोड। इसी तरीके से आई वेंट टू सरलाज हाउस, तो आई वेंट टू द हाउस ऑफ सरला, इस तरीके से बनेगा हु इज माई क्लास फेलो। ओके, तो रिलेटिव प्रोनाउन हु विच के पहले एंड या बट का प्रयोग करने से यदि वे अपने एंटीसीडेंट से दूर होते हैं तो यह एक गलत प्रयोग होगा। जैसे सुरेश इज अ गुड प्लेयर एंड हु इज माई क्लास फेलो, ये गलत हो जाएगा, हु इज माई क्लास फेलो ही यूज होगा इसमें, हु इज माई क्लास फेलो। दिस इज अ गुड मैगजीन, एंड नहीं आएगा यहाँ पे बट भी नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड इसका यूज नहीं होता है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंड और बट का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब वाक्य में एक से अधिक रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। दिस इज अ मैगजीन विच इज रियली गुड एंड विच शुड बी रेड बाय एवरीवन, इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। आगे है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस होता है। कंपाउंड का मतलब होता है एक से ज्यादा, यानी दो जुड़ के बनते हैं। जैसे हुएवर, जो भी, हुजेवर, जिसका भी, हुमेवर, ये भी होता है जिसको भी, व्हाटएवर, जो भी, विचएवर, जो भी, व्हाटसोएवर, इस तरह के ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। इनका प्रयोग वाक्य में बिना एंटीसीडेंट के होता है, मतलब ये इनसे पहले कोई नाउन नहीं होती है स्टूडेंट्स। इनका एंटीसीडेंट इन्हीं में सम्मिलित होता है। जैसे व्हाटएवर का मतलब होता है जो भी, एनीथिंग विच, एनीथिंग हो गया हमारा। विच एवर का मतलब होता है एनीथिंग विच, जो भी होता है, इस तरीके से। यू कैन ईट वट एवर यू लाइक, तुम खा सकते हो जो भी तुम पसंद करते हो। तो यहाँ ईट वर्ब आई है, नाउन नहीं है कि किसके बारे में कह सकते हो। जैसे कह सकते हो यू कैन ईट द फूड, फूड लगाएंगे तो वट या विच यू लाइक होएगा, ठीक है। और वट एवर लगा दे तो फूड की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एंटीसीडेंट नहीं लगेगा। यू कैन टेक विच एवर यू लाइक, तुम जा सकते हो या ले सकते हो, जो भी तुम्हें पसंद है वो ले सकते हो। हुसोएवर या हुसोएवर जॉइन्स आर पार्टी इज वेलकम, जो भी हमारी पार्टी को ज्वाइन करेगा उसका वेलकम होगा। आई शैल एम्प्लॉय हुम सो एवर यू रिकमेंड, मैं उन्हीं को एम्प्लॉय करूंगा जिसे तुम रिकमेंड करोगे, यानी जिसे तुम बताओगे उसी को मैं नौकरी दूंगा। ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, ओमिशन होता है स्टूडेंट्स जहां यूज नहीं होता है, ठीक है। कुछ वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब या प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे वाक्य में कई विद्वान लेखक रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट करके भी वाक्य बना देते हैं, यानी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं भी लगाते तब भी सेंटेंस बन जाता है। जैसे दिस इज द बैग दैट आई बोट यस्टरडे, ये बैग है जो मैंने कल खरीदा। दिस इज द बैग आई बोट यस्टरडे, दैट का यूज ना भी करे तो भी बन जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। द मैन हुम आई मेट यस्टरडे इज वेरी इंटेलिजेंट, आदमी जिसे मैं कल मिला बहुत इंटेलिजेंट है, तो द मैन आई मेट यस्टरडे भी चल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ अगर मैन के बाद कोमा होता तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लोज होता, हमने अभी पढ़ा है इज से पहले वाला, और अगर कोमा नहीं है तो ये एडजेक्टिव क्लोज है। ग्रामर रूल्स के अनुसार ऑब्जेक्टिव केस में हुम का प्रयोग होता है, लेकिन आजकल हुम का प्रयोग काफ़ी अप्रचलित होगा, हुम को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं हम, हु का प्रयोग किया जाने लगा है। जैसे द मैन हुम आई इन्वाइटेड इज़ माई फ्रेंड, जिसको मैंने इन्वाइट किया वो मेरा दोस्त है। इसकी जगह हम ऐसे भी लगा सकते हैं द मैन हु आई इन्वाइटेड इज़ माई फ्रेंड, ठीक है, हुम की जरूरत नहीं है। द मैन हुम आई स्पोक टू इज हिज फ्रेंड, आदमी जिससे मैंने बात की वो उसका दोस्त है, तो द मैन हु आई स्पोक टू इज हिज फ्रेंड। तीन वाक्यों में हुम की जगह हु का प्रयोग ग्रामर के दृष्टिकोण से सही नहीं है, लेकिन आजकल इसका प्रयोग चल रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तुम्हें पता ही है। एक्सक्लेमेटरी होते हैं जो सडन फीलिंग को बताते हैं, सरप्राइज, जॉय, दुख, उनको बताते हैं। तो अ प्रोनाउन यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। व्हाट, यू डोंट नो सोनिया गांधी, क्या तुम सोनिया गांधी को नहीं जानते। व्हाट, यू लॉस्ट द चेन, क्या तुमने चेन खो दी। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस में क्या होती है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होते हैं। व्हाट, हु और हुम में हम डिफरेंस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हु तो लगता है हमारा सब्जेक्ट की जगह नॉमिनेटिव केस में, सब्जेक्टिव केस में, और हुम लगता है ऑब्जेक्टिव केस में। हु मतलब जो, और हुम जिसको, ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता है। हु एंड हुम फॉर पर्सन्स के लिए यूज होते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए। हु एंड हुम आर नॉर्मली रिजर्व फॉर पर्सन्स बट दे मे बी यूज फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। when they are thought of in a semi personal way, जैसे डॉग है, डॉग को हम लिविंग भी मानते हैं और एनिमल भी है। माई डॉग हु इज गेटिंग ओल्ड नाउ, मेरा डॉग जो बूढ़ा हो रहा है। एंड ऑफ कंट्रीज,
when the people rather than the territory are referred to, and of countries. countries में when the people जब लोगों को ज़्यादा रेफर किया जाता था, rather than the territory are referred to. इंडिया हु फील्स वेरी स्ट्रांगली ऑन दिस मैटर, इंडिया जो इस मैटर में बड़ा स्ट्रांग फील करती है, यानी हु हमारा इंडिया के लिए यूज हुआ है. तो कई केसेस में हम अगर उसे हम पर्सनैलिटी लिविंग पर्सन की तरह यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग को, तो वो भी हम उसके लिए भी हम हु यूज कर देते हैं. हु एंड हुम आज रिलेटिव प्रोनाउंस. एज रिलेटिव प्रोनाउंस हु एंड हुम आर प्रीसीडेड बाय अ कोमा, यानी अगर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं तो इससे पहले कोमा लगाओ, तो इससे पहले लगाओ, तो जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ when they introduce a non defining clause but the comma must not be used when the clause is a defining one, जिसके बारे में डिफाइन किया जाता है. who as subject, whom as object, who is used for the subject and complement of a verb. my father, जैसे यह कोमा लगा दिया. who works in a bank is retiring soon, यानी इसके बारे में यानी कोमा लगा रिलेटिव जैसे इसमें बताया था कोमा लगा दिया जाता है, तो दे इंट्रोड्यूस अ नॉन डिफाइनिंग क्लोज, यानी इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया, रिटायरिंग के बारे में ज़्यादा बताया गया. माई फादर कोमा हु इज 60 नेक्स्ट ईयर वर्क्स इन अ बैंक. whom is used for the object. the man whom you rescued from the sea has recovered, यानी जिसको तुमने बचाया था सी से वो ठीक हो गया. जिसको के लिए हम whom लगाते हैं और जो के लिए हम who लगाते हैं. The newspaper editor to whom, जिसको we all owe so much, जिसको हम इतना सब चाहते हैं, is leaving the company, वो कंपनी छोड़ रहा है. But in questions introduced by an interrogative pronoun which is governed by a preposition which comes at the end of the sentence, it is more usual to use who. Who is that letter from, यानी ये लेटर कहाँ से है. Who was this poem written by, ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है. क्वेश्चंस में जब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में, तो जिसके और जिसमें प्रेपोजिशन लगी होती है, जैसे पीछे प्रेपोजिशन हो गई है, तो वहाँ हम हु लगाते हैं, ना कि हूँ. ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम इस रूल को हम बाद में पढ़ेंगे. ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है आप लोगों के लिए. ये देखिए हुज और हुज, यानी इसका मतलब होता है जिसका, जिसका, और ये होता है हु इज, कौन है की सेंस के लिए यूज हुआ है यहाँ पे. ये है इज, हु इज, ये होता है, ये हुज होता है. केयर शुड बी टेकन नॉट टू कंफ्यूज हुज विद हु इज, मीनिंग हु इज, इसका हुज का मतलब बोला तो हुज ही जाएगा ये, लेकिन मतलब होता है इसका हु इज, कौन है, या हु हैज. अ मिस्टेक दैट इज इजीली मेड एज लाइक इट्स एंड इट्स. देखो स्टूडेंट्स, ये इट्स होता है और ये इट्स होता है. ये तो होता है हमारा एडजेक्टिव इट्स, इसका, लेकिन इसका मतलब होता है कोमा लग के ऐसा आ जाता है, मतलब ये होता है यह है. क्योंकि जो एपोस्ट्रोफी एस अगर आप समझ रहे हो इसको, तो ये एपोस्ट्रोफी एस नहीं है, क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस तो सिर्फ नाउन के साथ लगता है. ठीक है, अगर प्रोनाउन के साथ कोमा लग के ऐसा आ जाता है, इसका मतलब वो इज है या फिर हैज है. ये ध्यान रखना. ओके स्टूडेंट्स, दे आर प्रोनाउंस्ड द सेम, बोला यही जाएगा, ये भी इट्स, ये भी इट्स, लेकिन इसके और इसके मीनिंग में बहुत डिफरेंस है. ये इसका होता है, ये एडजेक्टिव होता है, और यह है होता है. इवन द जर्नलिस्ट ऑफ द टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट आर नॉट ऑलवेज सो केयरफुल एज दे शुड बी एज दिस हेडलाइन शोज. हुज अफ्रेड ऑफ द बिग बैड comprehensive. Here is the mistake by the other way round from the observer, यानी whose नहीं होना चाहिए, who is आना चाहिए. who लिख के apostrophe s और who is afraid, कौन डरता है. I released the anticipation of clever people, cleverly swapping antecedents, cleverly punning, यानी ये दिखा रखा उसकी, ये जैसे who had got, who is job, ये होता है, जबकि whose होना चाहिए यहाँ पर. ठीक है, points to remember. आगे देखते हैं. बस ये हमारा आज टॉपिक कंप्लीट हो गया है. तो जितना भी है इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना. जो भी डाउट है आप लोगों को, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. और ये हमने टॉपिक कर लिया. इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, छोटी छोटी बातें जो हमें आज तक नहीं पता थी. तो उनको ध्यान से पढ़ना स्टूडेंट्स, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी. ठीक है, और फिर कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करना. उसके बाद आप लोगों का टेस्ट होएगा. ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय.